बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नारा अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत आज एपेक्स कमेटी का एक अहम इजलास हुआ। इस इजलास में मईशत की बहाली और सरमायाकारी से मुतल्लिक़ इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया गया, जबकि मरियम औरंगज़ेब साहिबा की जानिब से आज कहा गया कि तहरीक इंसाफ के अपने लोगों ने पनामा साजिश को बेनकाब किया। इसके अलावा एहसन इकबाल साहब आज कहते हैं कि IMF प्रोग्राम की बहाली के बाद मुआशी तौर पर इस्तेहकाम आएगा। इस समेत दिन भर जो मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नजर। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें मुआशी इक़दामात के हवाले से इत्मीनान का इजहार किया गया और कहा गया कि आइंदा आने वाले दिनों में IMF के साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं उसकी नताइज जो है वो हमें नज़र आएंगे। क्या इक़दामात के असरात मुस्तक़बिल में हम देख सकेंगे अवामी रिलीफ की सूरत में? जी, देखना तो चाहिए और उम्मीद है कि ये हुकूमत ज़ाहिर है इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहा है मुल्क, तो वो कोई बड़ा ऐलान करके मईशत के हवाले से और वो जाएंगे। लेकिन इसमें 2 रोज़ से जो डॉलर की कीमत कम हो रही थी रुपए के मुकाबले पे, तो आज वो 2 दिन के बाद वो रिवर्स हुआ है और आज फिर एक बार डॉलर जो है वो महंगा होना शुरू हो गया। और इसी तरह से जो स्टॉक मार्केट जो मैंने 1-2 दिन कल ये परसों बात थी कि इसको क्या सस्टेन रख पाएंगे ये अगले चंद रोज़ तक, जो एकदम से IMF के साथ जो हमारा एक्सटेंडेड एग्रीमेंट हुआ है और उसके बाद जो स्टॉक मार्केट में तेज़ी आई है, तो वो आज स्टॉक मार्केट में भी कल तो नीचे गई थी, आज ज़रा प्लस माइनस, यानी रुपया जो है वो फिर दोबारा कमज़ोरी की तरफ और स्टॉक मार्केट भी प्लस माइनस। उसकी वजह जो है वो सियासी अदम इस्तेकाम है, और जब तक सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म नहीं होगा या कोई ऐसा प्लान सामने नहीं आएगा कि जो एक लॉन्ग टर्म प्लान कि हमने अगले 6 महीनों में या मार्च 2024 तक हमने कैसे वापस करने हैं, क्या हमारे प्लान क्या है, तो उस वक्त तक ये ठहराव नहीं है, एक सिचुएशन में ठहराव नहीं आएगा। और बाहर की इन्वेस्टमेंट्स भी यकीनन वो देख रही हैं कि भाई अब ये इलेक्शंस मतलब ये थोड़ी सी स्टेबिलिटी ज़रूरी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चूँकि नहीं है, तो इसलिए आप एक्सपेक्ट ना करें कि एकदम से IMF की तरफ से ऐलान हो गया है और उनकी तरफ से ऐलान होने के बाद जो है वो मईशत आपकी खड़ी हो गई है। अभी तो मईशत के बहुत सारे उनके स्टेप्स हैं ना, उन्होंने बहुत सारी बातें आपसे की हैं कि एक इंजेक्शन दी है और उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आगे बहुत कुछ आपने करना है, रिफॉर्म्स करने हैं, जो भी कुछ करना है, अखराजात कम करने हैं, खसारा कम करना है, सब। तो अब ये जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है, उम्मीद करते हैं कि इसके बाद जो बात कही जा रही है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से की जा रही है कि वो जो है सऊदी अरेबिया में और UAE में उनकी मुलाकातें हुई हैं और वो वहाँ से लंदन जाके या दुबई आके, ठीक है, और वतन वापसी से पहले एक बड़ा ऐलान करेंगे और वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स का होगा। तो जब तक वो ऐलान मैच्योर नहीं होता तो उस वक्त तक हमें इंतज़ार करना चाहिए कि क्योंकि ये सारा दारोमदार जो अब है हुकूमत का, इस वक्त ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून का, वो नवाज शरीफ साहब की जो वापसी का ऐलान, और लेकिन वापसी के ऐलान के साथ ही उनकी जो बाहर से इन्वेस्टमेंट्स की वो बात कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून, तो वो ऐलान जब तक नहीं हो जाता और किस शक्ल में वो इन्वेस्टमेंट्स होंगी, यानी क्या वो तवीलुल मुद्दती कोई प्रोजेक्ट्स होंगे या वो जो है वो एकदम से तो कोई नहीं देगा ना पैसे, तो वो किस सूरत में होंगी वो अभी जब तक वो फाइनल नहीं होता। मेरी 2-4 लोगों से बात हुई मुस्लिम लीग नून के, तो वो अभी तक क्लियर नहीं है इसमें, वो इसमें क्लियर नहीं है। वो कह रहे हैं मियाँ साहब ने जो मुलाकातें मियाँ साहब कर रहे हैं, तो उनमें अब देखें ना, इसहाक डार साहब भी पाकिस्तान में हैं, तो मियाँ साहब और मरीम नवाज साहिबा वहाँ पे जो मुलाकातें कर रहे हैं, उन मुलाकातों का यहाँ पर जो कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें हो रही हैं या मईशत के वाले से हो रही हैं, पाकिस्तान में मौजूद उनकी जो काबीना है उसमें से अक्सरियत को उसका इल्म नहीं है कि वो किन अफराद से हो रही हैं, उनमें क्या कमिटमेंट्स हो रही हैं। वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपने तक रखा है मामला। दूसरी जो बात है, ज़ाहिर है रोज़ पॉलिटिक्स में कोई बड़ी चीज़ आएगी तो फिर हम उस पर बात करेंगे। दूसरी बात जो मैंने कल भी परसों भी कही थी और कल भी कही थी कि
पहले भी कि जो मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना चूँकि ऐलान किया है कि वो ख़ुद वज़ीर आज़म बनने का इरादा रखते हैं, तो उसके नतीजे में जो एक पॉलिटिकल चेस बोर्ड पीडीएम के अंदर भी बन रहा था, वो पीडीएम के अंदर भी जो चेस बोर्ड है वो ज़रा ख़राब हो गया है। क्योंकि उससे पहले जरदारी साहब का ये कहना था, जो मैंने कल भी बात की, कि वो बिलावल को देखना चाहते हैं वज़ीर आज़म। अच्छा, बिलावल को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, तो फिर बिलावल जो हैं क्या नवाज शरीफ साहब के सामने इलेक्शन लड़ेंगे, या तो ये गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, ये अब मैंने जाहिर है कि अभी तक तो सब खामोश हैं और सब ने अपने अपने कार्ड जो हैं वो बिल्कुल कहते हैं ना क्लोज टू द चेस्ट लगा रखे हैं। लेकिन सवाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में तो जरदारी साहब सदारत में इंटरेस्टेड थे, ये हम जानते हैं, नाम चल रहा था, इंटरेस्टेड थे या नहीं थे, लेकिन नाम चलता रहा और वो कभी भी ऐसा तो नहीं बात आई। लेकिन एक बात थी कि जरदारी साहब या मौलाना फजलुर रहमान साहब, इनमें से कोई शख्स जो है वो सदर बन जाए। अच्छा, वो तो बात पूरी नहीं हुई। अच्छा, फिर आगे अगर फ़र्ज़ करें मतलब वहाँ से अगर मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आज़म होती तो जरदारी साहब फिर भी शायद सदर बन जाते। अच्छा, ये तो नहीं हो सकता ना कि बिलावल साहब और जरदारी साहब दोनों सदर और वज़ीर, ये तो अजीब सा हो जाएगा और मुमकिन भी नहीं है मौजूदा हालात में। अच्छा, लेकिन जो दूसरी बात है वो ये है कि अब मैंने जो पीपल्स पार्टी के लोगों से या बाकी कुछ शख्सियात से यहाँ इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के और बाकी लोगों से बात हुई, वो पॉलिटिकल इक्वेशन इसलिए ख़राब हो गई है कि मैंने कहा जी नवाज शरीफ साहब अगर वज़ीर आज़म होते हैं तो जरदारी साहब, उन्होंने कहा हम अभी तक कोई इस पर प्लान नहीं हो सका। क्योंकि देखिए नवाज शरीफ साहब की, देखिए राजा परवेज़ अशरफ साहब या यूसुफ रज़ा गिलानी की मौजूदगी में तो जरदारी साहब एज सदर चलते रहे और सारे वो फैसले जरदारी साहब ही करते थे, मजबूत वो फैसले उनके थे। लेकिन मसला ये है कि अच्छा, शहबाज शरीफ साहब के भी ज़ाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब भी बहुत सुनते और बात करते, लेकिन नवाज शरीफ साहब अगर मतलब फुल पूरी ताकत के साथ, आप तसव्वुर करें ना, वो पूरी ताकत के साथ वज़ीर आज़म होते हैं, और वज़ीर आज़म अगर होते हैं तो ज़ाहिर है पंजाब भी उनके पास होगा, ठीक है। तो ये अभी तय नहीं हुआ कि अगर वो वज़ीर आज़म होते हैं, अच्छा मरीम नवाज़ तो आ रही हैं फिर उनकी कंपेन चलाने, ठीक है। ये बहुत बड़ी, ये देखें बहुत बड़ी बात है कि मरीम नवाज़ साहिबा ने अपने आप को इस से फ़िलहाल अलग किया है। मतलब ये कह रहे हैं कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, तो उन्होंने अलग किया है मरीम नवाज़ साहिबा ने, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने ऐलान कर दिया कि मैं वज़ीर आज़म हूँगा और मुस्लिम लीग नून ने भी कह दिया। अब मसला यह है कि अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं तो जरदारी साहब उनके साथ सदर ही बनेंगे। ये नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो ऑल पावरफुल, मतलब नवाज शरीफ साहब के साथ मतलब ममनून हुसैन साहब तो नहीं बनना ना। देखें एज अ प्रेसिडेंट वो अलग सिचुएशन थी, राजा परवेज अशरफ और यूसुफ रज़ा, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने तो छींक नहीं मारने देनी ना, जो उनके साथ प्रेसिडेंट होगा वो आपके क्या ख्याल है, वो क्या इख्तियारात नहीं। अभी आप देख लेना, अभी पीडीएम की हुकूमत में आरिफ अलवी साहब जो है वो तो इधर उधर आगे पीछे, क्योंकि दायरे तहरीक इंसाफ तनाज़ात वो मुख्तलिफ मामला चलते रहे, लेकिन नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में आप क्या तवक्को करते हैं कि वो स्पेस में दें? सवाल पे यहाँ जाके इक्वेशन अब ख़राब हो गई है कि नवाज शरीफ, अच्छा फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उनके सामने इलेक्शन कौन लड़ेगा? आपने तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है उनको तो ये अब इसमें भी उनका नाम डाल आ रहा है, आने लगा है एक आध दिन में, ये जो 9 मई का सानिया 9 मई में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सानिया 9 मई के मरकजी मुलजिम के तौर पे हुकूमत उनका नाम डाल रही है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ का। ये अभी तक तय नहीं, ये अच्छा, और ये उसी तरह से डाला जा रहा है, यानी फौजी डालते हैं अभी नहीं है, ये डाला जा रहा है इंसदाद दहशतगर्दी, ये वो जो कि जिसमें बहुत सी शख्सियात तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं और कारकुन हैं, वो यानी जिन FIRs के तहत वो जेलों में हैं या उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो उन्हीं के बयानात की रोशनी में, जो उनके तरफ से बयानात या एविडेंसेस हैं, उनकी रोशनी में इंसदाद दहशतगर्दी के इल्ज़ाम पे वो मुकदमा कायम हो रहा है। ठीक है, ये पहली दफ़ा हो रहा है अभी इतने दिनों के बाद कि वो 9 मई में इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई जा रही। और कल से
वो जो एक हफ्ते के लिए तोशाखाना केस में उन्होंने कहा था अदालत में कि आप दोबारा ट्रायल करें, तो कल से दोबारा ट्रायल शुरू हो रहा है उस केस का, तोशाखाना केस का, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा था माहतात अदालत से कि आप एक हफ्ते के अंदर, लेकिन वो केस फिर इस्लामाबाद हो रहा है, तो और ज़ाती हैसियत में इस्लामाबाद बुलाया है, ठीक है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को। तो वो अब मुझे ये नहीं पता कि वो कल आएंगे तो क्या वो रोज़ आएंगे एक हफ्ते तक, या वो कहेंगे कि आप इसको चलाएं, और क्योंकि ट्रायल है तो ट्रायल में तो उन्होंने कहा ना ट्रायल मुकम्मल करके हमें एक हफ्ते के अंदर जवाब दें, ये हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया। तो ये भी और साथ उसके वो दूसरा भी मामला। लेकिन मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि इधर वहाँ ये मसला, अच्छा वहाँ वो जो हैं वो इस मुद्दत को, जो पॉलिसी है गालिबन चेयरमैन तहरीक इंसाफ की, वो ये है कि इस मुद्दत को वो आगे खींचें, यानी इलेक्शंस तक जाके, और फिर उसके बाद कुछ होना है वो बल्ला रहे, या वो ये सूरत हाल रहे कि वो कह दें अंदर से, जेल से या कहीं से भी कि ये मेरे कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, और उनका वोटर जो है वो अपनी जगह खड़ा है, उनका वोटर खड़ा है अपनी जगह, ठीक है, उनके वोट बैंक पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ा, ये उनका जो मुख्तलिफ सर्वेज़ हैं उनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। अब इस सूरत हाल में जो सवाल ये है कि ये हुकूमत जो है ये किस तरह से अपनी हिकमत अमली बनाएगी, और ये तोशाखाना केस कब शुरू होगा, कब ख़त्म होगा, ये ट्रायल कब शुरू होंगे, कब ख़त्म होंगे, कब फैसले होंगे, कब इसमें जो है वो अपीलें जाएंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। और इसमें जो ये 9 मई है, इसको तो एक अजब से अंदाज में हम पता नहीं कि तारीख़ में किस तरह से इस दिन को लिखेंगे, मतलब ये तो बड़ा ही एक अफसोसनाक, बहुत ही अफसोसनाक 200 जगहें जो हैं उनको एक साथ निशाना बनाया गया। लेकिन सवाल ये है कि वो इसमें वो जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी तो मैं ठीक है, मतलब वो कह रहे हैं मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, यहाँ इशू ये आ रहा है सारा कि वो अगर इसमें इससे पहले वो नाहल भी हो जाएं, जो कि ज़ाहिर है उन्हें वो हो जाएंगे, यानी इस टाइम में वो नाहल तो हो जाएंगे, ठीक है, अच्छा, लेकिन नाहल होने के बाद वो अगर अपने कैंडिडेट भी अंदर से भेज देते हैं, और नवाज शरीफ साहब के कानूनी मामलात भी कुछ हर देर उलझे रहते हैं। देखें, ये जो मैंने कभी बात नहीं की, लेकिन इस प्रोग्राम में कि हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है तमाम जज साहिबान, और हम इस मौजू को छेड़ते भी नहीं हैं, लेकिन जब इस प्रोग्राम में ये बात हुई कि, और पहली दफ़ा मैं तो इत्तेज़ाज़ एहसन साहब की बात सुन के चौंका था कि इतनी तलखी और इतनी ज़्यादा तकसीम है जज साहिबान में। तो उसके बाद ऐसे ही मैंने कहा ज़रा चेक करूँ, तो एक आध दिन पहले मेरी किसी जगह पे इत्तेफाक से एक, मैं बाय फेस नहीं पहचानता था, लेकिन मुझे पता चला कि ये जज साहब ने तो सलाम दुआ की, तो ऐसी बात हुई, तो मैं साइड पे मैंने कहा जी ये क्या मामलात आप अब इससे कतई नज़र के वो इस साइड के थे, ये इस साइड के थे, कौन से थे मैं नाम नहीं ले रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इतनी तकसीम और तलखी मैंने कभी नहीं देखी। वो मुझे जज साहब कहते हैं, एक दूसरे जज साहब के बारे में, वो कहते हैं अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैं इसको LLB के इम्तहान में फ़ेल करता, इसको इतना कानून आता है। इस हद तक जो है ना अजब सा एक मामला। तो मैं साइड पे हुआ, मैंने कहा यार तो इसे मजाक कर रहे हैं क्या है। तो वो जो भी था जुमला, वो मेरे लिए बड़ी अजब सी बात थी कि इतना ज़्यादा दरमियान में जो है वो इख्तलाफ और ज़ाती बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बदकिस्मती से। अच्छा, तो अब इशू ये सारा कि वो ये अब सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, ठीक है, तो नवाज शरीफ साहब के सामने मद्दे मुकाबिल कौन? देखिए, नवाज शरीफ साहब के सामने तो कोई यानी ये तो 90 की दिहाई आ जाएगी ना। आप इसको इस तरह समझ लें कि अगर चलें वो एक अरेंजमेंट भी है, लेट्स से कि एक अरेंजमेंट है और अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर नवाज शरीफ साहब के सामने कौन खड़ा होगा? मतलब जरदारी साहब बिलावल को खड़ा करके हरवा देंगे या जितवा देंगे, या जरदारी साहब खुद खड़े हो जाएंगे और जीतेंगे। मतलब ये एक अजीब, नवाज शरीफ साहब ने स्पैनर फेंका है ना एक, तो उसके बाद एक अजीब सा मामला हो गया कि नवाज शरीफ साहब के साथ। अच्छा, अब उधर से जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने कहा है कि हम किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, हम अपने तमाम सीटों पे अपना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा करेंगे और हम इत्तेहाद करेंगे ही नहीं। अच्छा, वो इत्तेहाद इसलिए नहीं यकीनन कर रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम लीग नून ने तो कहा है कि आप हमारे अंदर जम हो जाए।
अच्छा यही बात गालिबन पीपल्स पार्टी, तो उन्होंने कहा कि जाहिर है जहांगीर तरीन साहब का और अलीम खान साहब का अपना क्लाउट है, उन्होंने कहा कि हमारे पास लोग मौजूद हैं और ये मेरे ख्याल से अच्छी हिकमत अमली, उन्होंने कहा सारी जगहों पे खड़ा करते करेंगे और देखते हैं उसके बाद कितने लोग हमारे जीतते हैं कितने नहीं जीते, तो हम एक अलायंस करने की एक पोजीशन में होंगे। ठीक है। अच्छा अब इसमें मतलब अगर जाहिर है एक मेजर पार्टी बन के वो नहीं भी उभरते तो एक सीट्स उनके पास वो कहते हैं हो जिसके बाद हम अलायंस करें, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या नून हो, लेकिन हमारी एक अपनी पोजीशन स्ट्रांग होनी चाहिए इलेक्टेबल्स के। ठीक है, स्ट्रेटेजी है। सवाल ये कि नवाज शरीफ के सामने कौन खड़ा होगा, देखिए ना। अच्छा फिर नवाज शरीफ साहब के सामने कौन खड़ा होगा, नंबर 1 सवाल, जरदारी साहब तो नहीं खड़े, कोई एक जीतेगा हारेगा तो वो तो फिर अजीब सा हो गया, जो हारा तो वो तो अजीब हो गया ना मसला। भाई आप क्या कहेंगे यूसुफ गिलानी से कि आप खड़े हो जाएं सर हारने के लिए, सवाल ही पैदा नहीं होता। इस वक्त एक अजीब सी जो है ना, तो वो प्लानिंग जो है ना वो अभी सारी हो रही है और इसमें जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं वो जापान से अमेरिका गए हैं, लेकिन वो एक गैर सरकारी दौरा है उनका। ठीक है, वो उसमें मुख्तलिफ मुलाकातें वगैरह वो अपने, और तो अब ये यहाँ पर जाके एक मामला अटका हुआ है कि इसकी सफबंदी कैसे होगी। अच्छा ये आप जहाँ पर इसको इक्वेशन को फिट करें ना, वहाँ पर एक अजीब सी चीज़ सामने आ जाती है कि ये कैसे होगा, ये कैसे। अच्छा फिर पंजाब के अंदर वज़ीर आला कौन होगा, मतलब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो क्या पंजाब के वज़ीर आला होंगे, अगर नवाज शरीफ यहाँ पे होंगे, या वो उनकी काबीना में होंगे, क्योंकि एक दफ़ा वो वज़ीर आज़म रहे हैं। तो अब बैक टू पंजाब CM या व्हाट, अगर नवाज शरीफ साहब, और फिर इधर पीपल्स पार्टी फिर क्या करेगी। तो एक जो है ना वो, अच्छा नवाज शरीफ साहब यानी उनकी जो मुलाकातें हो रही हैं तो उसमें नवाज शरीफ साहब यानी अब जो बात कर रहे हैं, जाहिर है कि वो मुख्तलिफ लोगों से ये बात कर रहे हैं ना कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, ये करें, तो उनके जहन में बिल्कुल क्लैरिटी है कि मैं अगला वज़ीर आज़म हूँ। यहाँ पीछे जो है वो क्लैरिटी नहीं है, और पार्टी में भी नहीं है और PDM में तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि अभी तक पोजीशनिंग क्लियर नहीं हुई ना कि कौन सी शख्सियत कहाँ होगी और सफबंदी कैसे होगी। और फिर नवाज शरीफ साहब की वहाँ मुलाकातों में सिर्फ नवाज शरीफ साहब का होना और मरीम नवाज साहबा का होना, और अगर इन्वेस्टमेंट्स की मुलाकातें हो रही हैं तो फिर जाहिर है कि ख़जाना से रिलेटेड लोगों को भी होना चाहिए था, वो उनको भी साथ शामिल नहीं किया, या खारजा। बहरहाल तो नवाज शरीफ साहब बिल्कुल खामोशी से जो भी बात हो रही है उनकी खामोशी से हो रही है, उसके नतीजे में यहाँ पे और बेचैनी है कि भाई क्या करना है आगे। यानी कि नवाज शरीफ साहब इस बात पर पूरी उम्मीद है कि उनके तमाम मामलात हल होने के बाद वो नहीं मैंने आपसे नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना, वो तो बात की बात है ना, अभी तो मैं कह रहा हूँ कि सब बंदी। देखिए नवाज शरीफ साहब का ये कहना कि मैं अगला वजीर आजम पाकिस्तान का मैंने होना है, मरीम नवाज नहीं, शहबाज शरीफ साहब भी नहीं, मैं यानी नवाज शरीफ साहब, ये बात अपनी जगह एक बहुत बड़ा, इसने वो एक डायनामिक्स है ना भाई। नवाज शरीफ साहब अगर आते सामने तो सामने मुकाबले पे इधर चेयरमैन तहरीक इंसाफ खड़े, अब अगर नवाज शरीफ वो नहीं है चेयरमैन तहरीक इंसाफ नहीं, तो नवाज शरीफ साहब के सामने कौन। ठीक है, अगर आप कहें कि फ्रेंडली भी या अरेंजमेंट के तहत भी, तो कौन उतरेगा और हारेगा, यानी कौन सी शख्सियत। और फिर वो कहेंगे अच्छा इसको उतार दिया, मतलब कुर्बानी का बकरा कौन बनेगा PDM में से नवाज शरीफ साहब के सामने, क्योंकि ऑपोजिशन तो नहीं है। ऑपोजिशन देखिए ना, अजीब सी सूरत हाल है ना। अगर यानी आप क्या मतलब है कि किसी को कहेंगे और लोग कहेंगे फौरन एक मिनट ठहर जाओ यार, आपने तो इनको खड़ा करना था, आपने तो इनको कहा था, आपने तो इनका कहा था, तो वो एक अजीब सा मामला हो गया है कि नवाज शरीफ साहब के सामने कौन इलेक्शन लड़े। ठीक है, यानी इवन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी सोच रही है कि एक मिनट यार हम कैसे लड़ेंगे, हम लड़े और पता चला कि इत्तेहाद हमारा ये तो पूरा जो है ना वो इस वक्त एक सोच विचार जारी है। और जब तक वो ये क्लैरिटी नहीं होती कि सफबंदी कैसे होनी है, उस वक्त जाहिर हम इस पर कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन मैंने आपसे पहले कहा ना कि नवाज शरीफ साहब का बतौर खुद वजीर आजम ऐलान करना, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा एक फैसला है। ठीक है, और उसमें मरियम साहिबा जो आ रही हैं वो फुल पावर के साथ अपने वालिद की कंपेनिंग और वो सारी चीज़, तो अब वो जब शुरू करेंगी कंपेनिंग, तो मुझे ये बताएं कि उनके वालिद की कंपेनिंग जैसी शुरू होगी तो वो उसके बाद मौलाना साहब और जरदारी साहब मुलाकात कर रहे हैं, मतलब उसके बाद अचानक आपको एक अजीब सी एक पिक्चर यहाँ नजर आएगी ना कि भाई ये कैसे, अब मतलब ये कैसे हो रहा है यार, हम लोग किधर गए, हम किधर हैं, हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। तो सियासी तौर पर क्लैरिटी नहीं है अभी।
ठीक है। और मैंने इसीलिए कहा ना कि अगर, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े कॉन्फिडेंटली वहाँ पर उनकी वो मुलाकातें कर रहे हैं, और वो तो लेकिन यहाँ पर ये कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, अदालतें, और फिर ये जो आ रही हैं मुख्तलिफ नोट्स आ रहे हैं, इख्तलाफी नोट्स आ रहे हैं, मुख्तलिफ बातें, अच्छा नहीं है मुल्क के लिए, लेकिन ये है। बहरहाल मैंने आपसे कही, मैं तो इसको बहुत परेशान हूँ इसको देख के कि ये कैसे हो रहा है, और इस तरह होना नहीं चाहिए। एक दफ़ा देखें फैसला आता है, वो फिर उतर जाता है, फिर चढ़ता है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट, फिर उतर जाता है, फिर कौन चढ़ाता है, कौन उतारता है, क्या चक्कर है, क्या। तो ये तो मामला बड़ा अजीब सा है। इस पूरी सूरत हाल में अब नवाज शरीफ साहब बेंच कौन बने, कैसे होंगे, क्या बनेंगे, क्या, तो ये कुछ अभी मामला जो है ना, ये मेरा ख्याल है इसको कुछ 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 दिन लगेंगे। लेकिन इन दिनों में उन्हें लगा है कि वो जो मईशत एक जगह पे पीक पे, क्योंकि ये देखें आप, मैं आपको एक बात ये बताऊं कि ये जो बड़ी शदीद बारिशें लाहौर में हो रही हैं, और 7 से 11 तारीख तक शायद जो है ये बारिशें शुरू हो जाएं। अगर थोड़ा सा वक्त है तो मैं इस पर बात कीजिए। बारिशें जो हैं ये शुरू हो जाएं कराची में और सिंध के दूसरे इलाकों में, और 11 इसमें अफराद जो हैं वो जहाँ बहक हो चुके हैं, और शदीद बारिशें हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर जो 3 और 4 तारीख का दिन गुजरा है, 3 और 4 तारीख का दिन, जुलाई का दिन, ये तारीखी तौर पे दुनिया की तारीख में ये दिन जो है ये याद रखा जाएगा। 3 और 4 तारीख का दिन, कहीं 3 और कहीं 4, ये याद रखा जाएगा दुनिया की तारीख में। उसकी वजह यह है कि जब से 1880 की दिहाई से, जब से इंसान ने ये दर्जे हरारत, ये कितना आज मौसम क्या है, हम सुबह सुबह उठते हैं ना, अमूमन तो पहली चीज़ ये होती है कि जो खिड़की से बाहर झांका कि जी आज मौसम कैसा है, अपने टेलीफोन पे देखा, खबरें सुनी, उसके मुताबिक हमारी ज़िंदगियाँ चलती हैं, ठीक है। और आज क्या है भाई, बारिश होनी है, ये है, ऐसे है, कैसा गर्मी है, क्या है, और अच्छा जी बारिश होनी है, छतरी निकाल लो, अच्छा जी पहले चले जाओ, आगे चले जाओ, ये उसके मुताबिक हम सारा प्लान करते हैं। जब से दुनिया में ये मौसमियात का टेम्परेचर काउंट होना शुरू हुआ है, 3 जुलाई और 4 जुलाई दुनिया की तारीख के गर्म तरीन दिन थे। दुनिया की तारीख के गर्म तरीन दिन थे, पूरी दुनिया, यानी जब से ये पैमाइश शुरू हुई है कि तब से लेकर अब तक। और इसमें आप अगर सिर्फ ये देखें, ये मैं यहाँ पे रॉयटर्स को कोट कर देता हूँ, वर्ल्ड रजिस्टर्स हॉटेस्ट डे एवर रिकॉर्डेड ऑन जुलाई 3। अच्छा, और इससे पहले जो गिनीज का रिकॉर्ड है, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो था, जो 3rd स्लाइड है हमारी, ये जो हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर ऑन अर्थ जो था, ये कैलिफोर्निया में रिकॉर्ड हुआ था 1913 में। 1913 में रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये जो है ये था 10 जुलाई 1913, और ये वो दिन था जब 56.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ था, और ये सबसे ज़्यादा ये दुनिया की तारीख का ये गर्म तरीन दिन था। अच्छा, लेकिन अब जो है ये रिकॉर्ड टूटा है, और ये रिकॉर्ड जो है ये बहुत बुरी तरह टूटा है, और ये इस तरह से टूटा है कि कल जो दुनिया का औसतन टेम्परेचर था वो 62.62 62.62 पाकिस्तान डिग्री टेम्परेचर गया है फ़ारेनहाइट पे, और ये रिकॉर्ड टूटा है यानी तब से लेके अब तक, और ये मैं तमाम दुनिया की बात कर। अच्छा, इसमें आप ये ध्यान में रखें, हम सुबह निकलते हैं ना तो हम कहते हैं कि जी ये आज कैसा मौसम है, उसी के ऊपर हमारी ज़िंदगी दारोमदार होता है, हमारा काम, अच्छा जी बारिश होनी है, सफ़र करना है, नहीं करना, जहाज़ कैंसिल बोला, और तो ये जो है ना ये वेदर है, वेदर फोरकास्ट और वेदर महकमा मौसमियात, ठीक है ना, वो ख़ास किस्म के उनके वेदर स्टेशंस होते हैं, वो 2 या 3 फुट के उन्होंने लगाए होते हैं, जगह जगह शेडो सा ऊपर होता है, और वो उससे वो काउंट कर रहे होते हैं। लेकिन उसमें यह है कि तो
ये वेदर जो है, मैं ये बारिशों के हवाले से आपको बात कर रहा हूँ कि गर्म तरीन दिन दुनिया का जी। तारीख का। अच्छा, इसमें इससे पहले जो है ना, अगर मैं जो यूरोप के अंदर भी रिकॉर्ड टूटा है, ठीक है, यूरोप का जो रिकॉर्ड था वो इससे पहले सिसिली में, इटली में, आपको पता है आग लग गई थी 2020-21 में, 21 में गालिबन वहाँ आग लगी थी कई इलाकों में। लंदन में पिछले साल, तो लंदन का रिकॉर्ड भी टूटा है, यूरोप का रिकॉर्ड भी टूटा है, अफ्रीका का रिकॉर्ड भी। 22 मुल्कों ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है गर्मी के लिहाज से। यानी एवरेज पूरी दुनिया में कल आप समझ लें कि आग बरस रही थी। सही। आग बरस रही थी 3 तारीख को, इस कदर शिद्दत के साथ गर्मी थी। और इसमें आपको याद होगा लंदन में भी फायर शुरू हो गई थी, जंगलों में आग लग गई थी, और इधर उधर, हाँ, स्पेन में, उधर ग्रीस में, बाकी जगहों पे। लेकिन मैं आपसे बात ये कर रहा हूँ कि ये जो है ना, ये हम इस तरह से देखें कि हम जब या ये टेलीफोन पे हमारे आ रहा होता है, तो ये टेलीफोन पे हमारे वेदर फोरकास्ट। अभी वेदर फोरकास्ट तो वो है ना जो हम रोज़ देख रहे हैं। और ये अच्छा, वेदर ये है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ये ज़मीन के गिर्द जो एक लेयर है जी एटमॉस्फेयर की, जिसमें ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे है, और फिर तो उसके अंदर जो मूवमेंट्स हैं, ठीक है, उसी को हम यूजुअली देख रहे होते हैं, और उसी को हम, उसी के ऊपर हम, उसके अंदर जो भी मूवमेंट्स हैं वो वेदर फोरकास्ट कर रहे होते हैं। लेकिन एक फिर ये होता है कि ये रोज़ तब्दील होता है, वेदर हर वक्त बदलता रहता है। हर घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद मौसम बदल गया, क्या टेम्परेचर है, अच्छा जी चेक करो, अच्छा जी गर्मी ख़त्म हो गई, अच्छा जी थोड़ी ठंडक हो गई है, अच्छा जी ये हो गया। तो ये तो वेदर है। लेकिन वेदर का फिर एक, आप समझ लें कि ऊपर एक बड़ी चीज़ है वेदर के, यानी उसको सादा अल्फाज में मैं इस तरह से कहूँ कि वेदर तो बार बार मौसम बदलता रहता है ना, लेकिन वेदर के ऊपर एक और एक बड़ी छतरी है सादा अल्फाज में, और वो घड़ी नहीं बदलती, वो लगाती है सैकड़ों साल, अच्छा, या कई दिहाइयां, या हजारों साल, और उसके बाद वो, और उसे हम कहते हैं क्लाइमेट। यानी जो वेदर उसके अंदर है, लेकिन क्लाइमेट एक, जैसे सहारा है तो सहारा डेजर्ट है, लेकिन वो 3000 साल 7000 साल कबल मसीह में वहाँ पे ग्रीनरी थी, वो वहाँ पे जनाब फसलें उगी हुई थी। और दुनिया हमारी गर्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज। आदिल नजम साहब जिसको भी देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड, तो इशू ये है कि वो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब ये दुनिया आहिस्ता आहिस्ता गर्म होती जा रही है। एक दूसरे से कह रहे हैं अच्छा जी हमारी फसलें, फिर हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजी, रेडार्स कैसे काम करना है, जहाज़ों ने कैसे परवास करनी है, सारा उसी पे डिपेंड करता है। और ये जो गर्म हो रहे हैं सारी दुनिया, इसमें ये ग्रीन हाउस गैसेस का बड़ा ताल्लुक है। ये अच्छा, ग्रीन हाउस गैसेस जो है ना, ये मीथेन, ये कहते हैं ना, ये फॉसिल ऑयल, आप ये कोयला जलाना बंद कर दें खुदा का वास्ता, ये आप गैस ना जलाएं, आप ग्रीन एनर्जी। तो हाउस गैसेस तो होगी ना, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, और ये सारी फ्लोनेटेड गैसेस, और ये सब मिला के ये ज़्यादातर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उसके बाद ये गैसेस पैदा होनी शुरू हो गई, ठीक है ना। कहीं सुई गैस जला रहे हैं लोग, कहीं लकड़ी का जल रहा है, ऐसी चीज़ें। इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ धुआं छोड़ रही हैं, वो रिक्शा, टैक्सियाँ, गाड़ियाँ, मतलब कहीं कुछ जल रहा है, कहीं कुछ जल रहा है। तो इंडस्ट्रियल, इसके बाद ही इतनी ज़्यादा गैसेस, ये ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ी कि उन ग्रीन हाउस गैसेस के नतीजे में वो जो ग्रीन हाउस, अच्छा ग्रीन हाउस गैसेस अलग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट अलग है। मैं लंबी बात नहीं कर रहा, छोटी सी बात हो कि ऊपर सूरज की रोशनी आ रही है ना, ये रेडिएशन आ रही है, गर्मी आ रही है, और साथ उसके इंफ्रारेड वेव्स भी हैं, तो आई ज़मीन पे, और आने के बाद वो यहाँ से चली गई, वो लौट के चली गई। अभी गैसेस अगर बढ़ जाएं तो वो यहाँ से वापस नहीं जा पाती, तो ट्रैप हो जाती हैं। तो उसके नतीजे में ये गर्मी, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। एक ग्रीन हाउस गैसेस हैं और एक ग्रीन हाउस इफेक्ट है। कुदरत ने बैलेंस रखा हुआ है कि ये गैसेस अगर एक खास तरतीब में रहेंगी तो ये आएंगी और वापस चली जाएंगी। लेकिन अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस जमा होनी शुरू हो जाएंगी बहुत ज़्यादा, तो यहाँ फिर गर्मी ज़मीन पे, जिसको ग्लोबल वार्मिंग, ये जिसके जो ग्लेशियर पे गल रहे हैं, ये सारा तबाह, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और ये जो है ये अब मैंने जो आपसे बात की थी ना कि ये जो आपके यानी क्लाइमेट में एक तो फ़र्क आप ज़हन में रखें कि क्लाइमेट अलग चीज़ है और वेदर अलग चीज़ है। वेदर वो है जो तब्दील हो रहा है हर वक्त, वेदर फोरकास्ट, क्लाइमेट फोरकास्ट नहीं होती।
क्लाइमेट वो है जो क्लाइमेट चेंज है। इसके फ़र्क आप देखें तो काफ़ी सारे इसमें पूरे आपको मिल जाएंगे इसके चार्ट्स। एनीवे, मैं जो बात कह रहा हूँ वो इससे भी कह रहा हूँ कि ये हम बहुत सारे अपनी चीज़ों में ना, बहुत सारे मामलात जो हमारे चल रहे हैं उसमें ये क्लाइमेट के ऊपर दुनिया उतना, यानी अब देखिए ना पाकिस्तान में अचानक बारिश है और अचानक गर्मी। जी। अच्छा, लोग इस बात पे परेशान हो गए, यार इससे तो गर्मी नहीं होती थी, यार इन दिनों में तो बारिश नहीं होती थी। ये पिछले 4-5-10 सालों में आप नोट करें, ये पिछले 10 सालों में तो बहुत ज़्यादा हो गया कि जी यार पहले तो ऐसे नहीं होता था। पहले तो इस मौसम में ये सब्जी होती थी, यार अब क्या चक्कर है, अब तो वहाँ गर्मी नहीं है। पहले यार कितनी गर्मी होती थी, पहले तो कराची में यार इस तरह होता था, अब तो कराची में ऐसे, अब तो लाहौर में ऐसे हो गए। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो लॉन्ग टर्म आपने देखना है, और अपने इवन जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं दुनिया, यानी प्रोजेक्ट्स अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं तो आप अपने जहन में जहाँ ये देख रहे हैं कि ग्राउंड, जहाँ पे ये देख रहे हैं कि अच्छा यार यहाँ पे पानी, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाकी मामला, तो कि वहाँ पर आप क्लाइमेट को ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेट का, यानी क्लाइमेट के जो एक्सपर्ट्स हैं दुनिया में वो क्या बता रहे हैं कि आगे जाके ये दुनिया जो गर्म हो रही है तो ग्लेशियर्स ने पिघलना है। सैलाब पिछले साल जो आया वो हमने यही देखा ना कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान ने सफ़र किया, क्योंकि पाकिस्तान इतना ज़्यादा हवा को ख़राब नहीं कर रहा जितना, लेकिन आप देखें लाहौर के अंदर, आप फ़ज़ा को देखें, अब ये लाहौर से नहीं, सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं है कि जो आपकी स्मॉग आ जाती है, ये आगे वो नई दिल्ली और आगे वो पता नहीं कहाँ तक, क्योंकि एक रीजन है ना, इनको तो आप नहीं रोक सकते ना कि आप कहेंगे जी ये पंजाब में, यानी जो पाकिस्तान की तरफ पंजाब है उसमें ऐसी सूरत हाल है, और जो इंडिया की तरफ का पंजाब है उसमें एकदम से मौसम खुशगवार हो जाएगा, या वहाँ जो है वो ख़राब है तो यहाँ खुशगवार हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। इशू ये है कि ये तो एक फिर पूरी की पूरी जो पट्टी आप देखें कि जब जो मैंने आपसे वेदर की बात की ना, तो वेदर को भी जब आप फोरकास्ट करते हैं तो आप उसकी वेदर की फोरकास्टिंग भी, क्योंकि मूव करता है ना तेज़ी के साथ, आप ये कहते हैं कि जी वो बहरा अरब के पास से उठा था तूफ़ान और फिर भारत से टकरा गया, ठीक है, गुजरात के इलाकों से, बाकी इलाकों से, और अब टकराएगा ये कराची या बलूचिस्तान के। तो इसी तरह से आप देखें कि ज़लज़ला आता है तो कहते हैं अच्छा यहाँ आया है, लेकिन वो उसका मरकज़ वहाँ था। इसी तरह से जो वेदर है, अब ये वेदर चाइना में जो कुछ हो रहा है इंडिया पे असर, म्यांमार में जो कुछ हो रहा है इंडिया पे असर, बांग्लादेश में इंडिया पे, इंडिया में जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान पे असर, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो ईरान पे आगे। तो ये पूरा जो क्लाइमेट का है ये एक ऐसा इशू है जिसको आप लोकल हैंडल नहीं कर सकते, ये ग्लोबल इशू। इसीलिए वो जब भी पेरिस एग्रीमेंट, फ्लां एग्रीमेंट, ये वो सारा, जिसको ग्लोबली इसको हैंडल किया जाता है, क्योंकि आप इसको आइसोलेशन में देख नहीं सकते कि यार ऐसा है कि वो मैं उस जगह गया यार तो बड़ा अच्छा, बड़ा साफ सुथरा था, वो साथ वाला जो यूरोप का मुल्क था यार वहाँ तो बड़ा, तो वो क्योंकि पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए अब ये जो गर्मी है, मैंने आपसे कहा ना ग्लोबल, यानी गर्म तरीन दिन तारीख का आप अंदाज़ा लगाएं। और इसमें मैं आपको सिर्फ ये बात बता दूं कि ज़्यादातर तो सेल्सियस में ही, हमारे यहाँ तो फ़ारेनहाइट यूज़ हो रहा है, बाकी दुनिया में ज़्यादातर जो है वो सेल्सियस में यूज़ करते हैं, और वो जाहिर है कि सेल्सियस वही जो ज़ीरो, सेल्सियस बड़े ज़बरदस्त साइंसदान थे और उन्होंने ये वो बनाया था ना, जिसमें आप देखें तो ज़ीरो से यानी फ़ारेनहाइट में सेल्सियस में जो है वो 32 फ्रीजिंग है। अच्छा इसको थोड़ा बड़ा करेंगे थोड़ा सा, 32 फ्रीजिंग है और 212 बॉइलिंग है। यहाँ फ़ारेनहाइट में वो है जो हम आमतौर पे यूज़ करते हैं, ज़ीरो पे फ्रीज हो जाती है, बर्फ़ जम गई और ये 100 बॉयल हो गया, ठीक है ना। अच्छा बॉयल हो गया, लेकिन एक एब्सोल्यूट ज़ीरो भी होता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो को छोड़ दें बहरहाल, एब्सोल्यूट ज़ीरो एक ज़ीरो है ना, एक एब्सोल्यूट ज़ीरो वो है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा हम हासिल कर सकते हैं टेम्परेचर, सबसे ज़्यादा ठंडा जो अगर कोई चीज़ हो सकती है ना, एब्सोल्यूट, जिसको केल्विन से हम करते हैं अमूमन। एनीवे, तो ये एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है वो उधर 273, इधर जो है वो 459, लेकिन पाकिस्तान, वैसे दुनिया में ज़्यादा सेल्सियस यूज़ हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में स्टिल वी आर ऑन फ़ारेनहाइट, लेकिन फ़ारेनहाइट से हम करते हैं कि जितना टेम्परेचर हो गया इतना टेम्परेचर इतना हो गया। अमेरिका में भी फ़ारेनहाइट यूज़ होता है गालिबन। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये आप ज़रा तसव्वुर करें, दुनिया का सबसे गर्म दिन, यानी ये नहीं कि साल का सबसे, दुनिया का, ये भी नहीं कि दुनिया में एक दिन नहीं, दुनिया की तारीख जब से शुरू हुई है 1880 में ये रिकॉर्ड होना शुरू हुआ था इस तरह टेम्परेचर। और मैंने कहा ना कि वो गिनीज बुक में अब ये लिखा जाएगा कि 3 और 4 जुलाई का जो दिन था, मेरे ख्याल से 3 लिखा जाएगा, वो ज़्यादातर दुनिया में 3 था, और कुछ जगह पे 4 था, अमेरिका में कह रहे हैं कि 4 जुलाई, और वो ये कह रहे हैं कि इसको ऐड किया जाएगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में,
तारीख का गर्म तरीन दिन। अच्छा, अब ये तो गुजर गया, लेकिन अब आप ये देखें ना कि अब आपको आगे बिजली चाहिए, बिजली का शॉर्टफॉल, आगे आपको पानी चाहिए, फिर उसके बाद जॉब लॉसेस। ये जब से स्टार्ट हुआ, ये जब हीट वेव्स और ये स्मॉग, देखिए ना आगे क्या 2023 के बारे में, यानी चाइना में भी हीट वेव आई हुई है, इधर भी आई हुई, सैलाब आ रहे हैं, हम तस्वीरें देखते हैं रोज सारी, लेकिन बड़ी बुनियादी तारीख दिन हम निकल गए। लेकिन आज चूँकि अनाउंसमेंट हुई है उनकी तरफ से, जो दुनिया भर के जो जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से और मेट्रोलॉजिकल एक्सपर्ट्स की तरफ से, कि जी ये जो दिन गुजरा है इसने रिकॉर्ड तोड़ा है। अब इसको देखते हुए आप ही देखें कि ये बारिश, ठीक है, ये इसके बारे में आपका प्रेडिक्ट करना कितना अजब सा हो गया कि आप कह रहे हैं कि जी मतलब क्या प्रेडिक्ट करें लॉन्ग टर्म, मतलब क्लाइमेट के ऊपर तो लॉन्ग टर्म है ना, क्योंकि क्लाइमेट तो वो है जो कि आपने तब्दील करना है। इतने सालों के अंदर आपने कोयले को ख़त्म करना है, इस पे जाना है, इस पे ख़त्म करना है, इस पे जाना है। क्या वो इन मुल्कों में मुमकिन है? और क्या ऐसा मुमकिन है कि इसको अब इस साल फिर दोबारा सैलाब के इम्कान आते हैं कई मुल्कों में दुनिया के? और इस साल देखें अभी तो शुरू हुआ है ना सिलसिला, यानी अगर गर्म तरीन दिन बरतानिया में भी गर्म तरीन दिन आया है, और साथ ही वो उन्होंने कहा है कि हम अपना क्लाइमेट का जो पैकेज है उसको हम ड्रॉप कर रहे हैं। ये जो बड़ी अजीब सी बात है कि क्लाइमेट का पैकेज इस वक्त ड्रॉप कर रहे हैं। देखिए ना, इस वक्त पूरी दुनिया इस वक्त एक अजीब से ये मौसम दरमियान में शामिल हो गया है। इसमें बेशुमार जॉब्स लॉसेस होते हैं। लोग कहते हैं घरों में बैठ के काम करें, बाहर निकलेंगे तो बाहर निकल के वो इतनी शिद्दत है, गर्मी है यूरोप में और बाकी जगहों पे, बता रहे एग्रीकल्चर पे, फसलें हैं, सब मिलकर बहुत कुछ। अच्छा, कमिंग बैक टू पाकिस्तान, सफबंदी, सियासी सफबंदी पर बात करते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, इंतखाबात की तरफ अगर मामलात जाते हैं तो नवाज शरीफ साहब की वापसी क्या मुमकिन है या होने जा रही है, या फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मामलात को आप किस तरह से स्टेबलाइज होता देख रहे हैं? ये दोनों लिंक्ड हैं इस वक्त अदालतों के साथ, ठीक है। और अदालतें जो हैं वो मतलब इस वक्त कुछ कहना बड़ा मुश्किल है कि अदालतों के फैसले जो हैं वो क्या और किस तरह से आते हैं, और क्या वो फेवर करते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ को या वो फेवर करते हैं नवाज शरीफ साहब को, और अदालतों में फैसले हैं। और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अपनी स्टैटिक पॉलिसी के मुताबिक इस वक्त हुकूमत के साथ है। लेकिन अदालतों, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो जो क्योंकि देखें, यानी सितंबर तक तो हैं चीफ जस्टिस साहब, तो मियाँ साहब को यकीन बताया गया है कि वहाँ जब तब्दीली आ जाती है तो फिर उसके बाद आप प्लान करें। मियाँ साहब ने पहले आना है। मियाँ साहब का ज़हन ये है कि मैं पहले ही आऊँगा और जो भी होता है फिर वो। लेकिन अगर वो पहले आते हैं और कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल उलट हो जाता है, कोई फैसला जो एक चांस, बहरहाल अब मैं इस पर कोई कमेंट इसलिए नहीं करना चाह रहा क्योंकि ये देखना है अभी कि आने वाले दिनों में क्या होता है मामला। और ये सबबंदी पहले क्लियर हो ना, क्योंकि सबबंदी पीपल्स पार्टी के ज़राए अभी इस पर खामोश हैं, वो चुप हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन उनकी नहीं थी शायद कि नवाज शरीफ साहब खुद ऐलान करेंगे आने का, या खुद वो कहेंगे। उनके दिल में ये था कि शायद वो मरीम नवाज साहबा को, नवाज शरीफ साहब ने खुद जो बात की है, तो अब वहाँ पर अब ये देखना ये है कि ये किस तरह से सबबंदी कैसे होगी, और ख़ास तौर पे तब जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो हैं उनको उनके ऊपर पाबंदी हुकूमत वो तो है कि लगा दी जाएगी, वो तो लाजमन लगेगी, ठीक है। और ये मुकदमे और ये सारा तो वो तो उसको उसमें लगे, लेकिन इधर तो हो रहा है, उधर सबबंदी अभी क्लियर नहीं है, जो कि हो जानी चाहिए, ठीक है। और ख़ास तौर पे ये जो मईशत का एकदम से एक इंजेक्शन लगा IMF के साथ हुआ और उसके बाद तेज़ी हुई, ये तेज़ी सस्टेन करती है नहीं करती, मैंने कहा ना ऐसे गया है थोड़ा सा, फिर डिप खाया, अब कल ऊपर जाता है, तो इसको लोग रोज़ देखेंगे, रोज़ के हिसाब से, ठीक है ना, कि ये क्या हम, तो ये नहीं मार्केट किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है। अच्छा, ये जो अगले चंद रोज़ है ना, एक तो मैंने बात ये की कि ये यानी हम अब देखें कि इतना यानी साल का भी नहीं, मतलब 10 साल का भी नहीं, तारीख़ का रिकॉर्डेड सबसे ज़्यादा गर्म दिन अगर हम ये कहें तो ये एक बड़ी यानी बड़ी एक अलार्मिंग बात है कि हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ 1913 का रिकॉर्ड टूटा है और उससे बहुत ज़्यादा दुनिया गर्म है इस वक्त।
और इसमें आप ये देखें कि लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, घर कहाँ बनाना है, प्लॉट कहाँ खरीदना है, किस मुल्क में जाना है, कैसे होना है, ये इसमें जब भी आप बनाते हैं ना, ये सारे प्लान करते हैं अपनी ज़िंदगियों के, तो उसमें मौसम का बहुत बड़ा रोल होता है। किन इलाकों में सर्दी है, कहाँ पे ठंडक होती है, कहाँ पे तो उसकी वजह से आप हमेशा देख लें तो जो माइग्रेशन हुई है, ये खाना बदोश कबीले भी जो गए तो यार पानी होता है वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, वहाँ का मौसम कैसे होता है, तो ये सब देख के फिर इंसानों की हिजरत होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इसको क्लाइमेट पे बराह करम नज़र रखें और देखें कि ये क्लाइमेट के अंदर पाकिस्तान अपनी लॉन्ग टर्म या पूरी दुनिया देखे। ये मैंने आपसे कहा ना, एक मुल्क का इशू नहीं है, ये रीजन या पूरी दुनिया का इशू है। अच्छा, अब अगले चंद रोज़ में देखें ना, यहाँ तो ये ज़ाहिर है हम इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं जैसे तैसे करके, वो और मईशत और ये सारे इशूज़, लेकिन दूसरा जो मामला है वो ये है कि दुनिया में क्या हो रहा है खत्ते में। अच्छा, यहाँ पर ये हो रहा है कि जनाब ये जो हफ्ता है कमिंग वीक, एक तो वही जो सेक्रेटरी ख़जाना है वो चाइना जा रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं उनसे स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर मिल रहे हैं आज। अच्छा। स्वीडन, वो स्वीडन जो कि स्वीडिश एम्पायर थी, वो स्वीडन जिसने 200 साल से कोई लड़ाई नहीं लड़ी, जब से उसको रशियन एम्पायर से शिकस्त हुई और रशिया फिनलैंड को छीन के ले गया, फिनलैंड का इलाका निकाल के ले गया, ठीक है ना, स्वीडिश एम्पायर में से। तो तब से लेके स्वीडन दोनों बड़ी जंगों में भी नहीं लड़ा, फिनलैंड लड़ा जी। दोनों जंगों में स्वीडन नहीं लड़ा। अब सवाल यह है कि स्वीडन जो है वो स्वीडन और फिनलैंड साथ साथ, ठीक है, क्योंकि दोनों एक साथ, एक हिस्सा रहा ना, फिनलैंड हिस्सा रहा, और स्वीडन की एक तारीखी दुश्मनी, लेकिन उसके बावजूद वो अलग रहे, नेटो में नहीं गए। लेकिन एक होता है ना स्वीडिश एम्पायर, हिस्ट्री में जो मैटर करती है, स्वीडिश एम्पायर होती थी, रशियन एम्पायर ने शिकस्त दे दी उनको, उनका इलाके ले गए। अब मसला ये हो गया कि फिनलैंड घुस गया है नेटो में, स्वीडन घुसा नहीं है। असल तो स्वीडन था, यानी ठीक है ना, स्वीडन के लिए अजीब मसला है कि उनका जो एक इलाका होता था जो रशिया ले गया था, लेकिन जिसके बॉर्डर्स मिलते हैं, स्वीडन के बॉर्डर्स नहीं मिलते रशिया से, तो स्वीडन फिनलैंड के मिलते हैं 800 माइल। अब वो बन गया नेटो का हिस्सा, और यहाँ रौला पड़ा हुआ है कि स्वीडन, और 3 दिन बाद वो 4 दिन बाद नेटो की समिट हो रही है लिथुआनिया में, उसमें प्रेसिडेंट बाइडेन आ रहे हैं खुद। अब स्वीडन का रास्ता किसने रोका हुआ है? टर्की ने और हंगरी ने। अब जनाब वहाँ पर अब ये बड़ी देखें, ये बड़ी अजीब सूरत हाल हो जाएगी। तो वो हंगरी और जो टर्की हैं, उनके दोनों के वज़राए ख़ारजा भी मिल रहे हैं आपस में, उनकी बातचीत भी हो रही है, तरले मिन्नतें जारी हैं कि जी किसी तरह से स्वीडन के ऊपर से पाबंदी लग जाए। हंगरी की पाबंदी जो है वो बड़ी कंफ्यूजिंग है कि हंगरी ने क्यों पाबंदी लगाई हुई है नेटो में स्वीडन पे। वो उनका मेरे ख्याल से कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं पुराने। असल मसला टर्की का है। टर्की कहता है कि वो PKK को जगह दी हुई है इन्होंने, और ये फतह गुलन के लोगों को रखा हुआ है, और ये साथ ही अब तो ये कुरान शरीफ का जो मामला हुआ वो भी स्वीडन में हो गया। तो टर्की की तो तैयब एर्दोगन की पोजीशन है। अब वो अगर मिनते तरते चल रहे हैं कि ये किसी तरह से टर्की मान जाए, ऑब्जेक्शन ख़त्म करे और स्वीडन भी आ जाए नेटो के अंदर आ जाए। यूक्रेन कहीं धबरदूज हो गया बेचारा बीच में, वो ना इधर है ना उधर है, उसको नहीं वो डिस्कस ही नहीं हो रहा, उसको तो लेटर इन्वाइट ही नहीं किया अभी तक। देखे ना, वो कह रहे मुझे इन्वाइट करो, ठीक है। तो वो मतलब है कि वो अजीब यूक्रेन की मुखालिफत नहीं, मैं आपको बताऊं, यूरोप के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना क्लाइमेट की जो मैं बात कर रहा हूँ, देखें अभी वहाँ पर अल्लाह खैर करे, लेकिन इतनी गर्मी है। पिछले 2 साल पहले इससे कम गर्मी थी, तो फायर मुख्तलिफ फॉरेस्ट फायर और ये शुरू हो गई। तो इस साल तो रिकॉर्ड टूटा है, और अभी आगे क्या होना है हम नहीं जानते। इशू ये सारा कि इस दौर में आप देखें इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम, पानी का प्रॉब्लम, और अच्छा खासा उनका इशू नहीं था, यूरोप का फटा नहीं था। जर्मनी और फ्रांस और जो ईस्टर्न यूरोप में तो फिर भी थोड़ा सा, वेस्टर्न यूरोप तो चाहते ही, उनको झगड़ा ही नहीं था कोई रशिया से। तो ये फटा पड़ गया यूक्रेन का। तो आहिस्ता वो मदद तो कर रहे हैं पैसा वैसा, लेकिन अब एक जगह रुक रहे हैं जाके। वो हर एक की खामोशी से कोशिश है कि अपने मुल्क को संभालो भाई। पहले ये फटा तो पता नहीं कब तक चलता रहेगा, वैगनर ग्रुप और ये ग्रुप, और वो भी क्या रौला पड़ा हुआ है। और नेटो जो है वो ठीक है, फौज भेज दी, उधर भेज दी, लिथुआनिया में, एस्टोनिया में, इधर उधर, उससे ज़्यादा अब वो ये लंबा नहीं खींचना चाह रहे, इसको रोकना चाह रहे हैं। जो दिमित्री मेदवेदेव है, उन्होंने आज बड़े इंटरेस्टिंग बयान दिया है, और उनका बयान जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और वो ये कहते हैं, ये जो बार बार मैं उनको कोट कर देता हूँ टास्क को, स्पेशल ऑपरेशन टू एंड इन डेज। कंडीशन क्या रखी है? नेटो स्टॉप शिपिंग वेपन्स टू यूक्रेन। सिर्फ वेपन्स रोकना, भेजना बंद कर दो यूक्रेन में, तो जंग खत्म हो जाएगी, स्पेशल ऑपरेशन बंद हो जाएंगे। देखें,
यानी उन्होंने अब ये एक्सपेंशन वगैरह वालों के इधर ही रोक दो तो हम ऑपरेशन को, यानी एक तरह से एक पॉजिटिव मैसेज आया है उनकी तरफ से कि वेपन्स भेजना बंद कर दो तो हम अभी इसके बाद जो जंग चंद दिनों का काम है। अच्छा, अब इससे मुराद ये है कि क्या वो कब्जा कर लेंगे यूक्रेन पे या वो जंगबंदी पे जाएंगे या क्या, ये बहरहाल एक उनका मैसेज आया आज। अच्छा, अब लेकिन ये है कि ये नेटो जो है, अच्छा जो प्रेसिडेंट बाइडेन है पहले यूके जाएंगे और वहाँ पे बादशाह सलामत से वो जो है वो मुलाकात करेंगे शाह चार्ल्स से, क्योंकि जब शाह चार्ल्स की ताजपोशी हुई थी तो प्रेसिडेंट बाइडेन नहीं आए थे उसमें, उनकी डॉक्टर जिल बाइडेन आई थी, उनकी अहलिया फर्स्ट लेडी, तो वो आएंगे, उनको मुबारकबाद देंगे, फिर उसके बाद वो आएंगे लिथुआनिया, फिर वो जाएंगे फिनलैंड। लेकिन इस दौरान कोशिश पूरी ये होगी कि किसी तरह स्वीडन आ जाए और किसी तरह से ये जो जंग है इसके अंदर, जैसे आप देखें ना ये जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो अलामिया जारी हुआ है जी। तो इस अलामिया के अंदर जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सब ने जिक्र किया है। इंडिया ने उसमें जो दिल्ली डिक्लेरेशन है उसमें इंडिया उससे पीछे हटा है। अच्छा। बाकी सारे मुल्क बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है ना, ईरान, रशिया, चाइना, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। और बेल्ट एंड रोड को ज़ाहिर है 10 साल हो गए पाकिस्तान का अंदर एक बड़ा प्रोजेक्ट, चाइना का कामयाब प्रोजेक्ट, और वो तेज़ी के साथ आने वाले दिनों में उसमें आपको नज़र आएगी बहुत ज़्यादा तेज़ी CPEC में। लेकिन इशू ये है कि ये अब ये बड़ी अजीब सी बात है ना कि आप एक ऐसे फोरम्स का हिस्सा हैं जिस पे जॉइंट स्टेटमेंट्स ही जारी नहीं हो सकती सर। यानी आप अगर जाके अमेरिका में जॉइंट स्टेटमेंट इशू होती है तो उसमें चाइना का जिक्र नहीं होता, ब्रिक्स में होती है उसमें चाइना का जिक्र नहीं हो सकता, CSO की होती है चाइना का जिक्र नहीं हो सकता, आप किसी और दुनिया के किसी फोरम पे चले जाए चाइना का नाम नहीं ले सकते। अजीब एक रौला पड़ा हुआ है। और तेल जो है वो खामोशी से आप चाइनीज़ करेंसी में पे करें। तो इंटरेस्टिंग टाइम्स, ये मुल्क के अंदर जो केओस है हमारी दुआ है कि जल्दी ख़त्म हो इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दुआ खैर होगा, सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।